पिछले दिनों जमान पार्क लाहौर जो खान साहब की रेजिडेंस है वहाँ पर पुलिस का ऑपरेशन शेलिंग और लाठी चार्ज ये आपको बता रहा था कि स्टेट जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक्टिव हो चुकी है। उसके बाद पीटीआई के जो हामी जर्नलिस्ट हैं, वैसे तो सहाफ़त में किसी को सपोर्ट करना वैसे ही जहालत है। उसकी वजह यह है कि जर्नलिज्म था इसलिए कि आवाम के सामने तमाम सियासी लीडरान को तनकीद करके पेश किया जाए ताकि उनकी खामियां आपको दिखाई जाएं। लेकिन आजकल चूँकि कारकुन सहाफ़ियों की नई हाइब्रिड फॉर्म आ चुकी है तो खान साहब के जो हामी सहाफ़ी थे उनके अरेस्ट हो जाना, साथ साथ ये होना कि खान साहब के अपने ऊपर तकरीबन 100 के करीब मुकदमात का हो जाना, FIRs का हो जाना, ये सारा कुछ इससे एक आर्ग्यूमेंट जन्म ये लिया कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक आदमी खड़ा हो गया है और वो सिविल लिबर्टीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की जंग लड़ रहा है, आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ने के लिए आया है, तो आपको शर्म नहीं आती कि आप उन्हें सपोर्ट नहीं करते? क्योंकि आप पहले बड़ी जमहूरियत की बातें करते थे, आप सिविल लिबर्टीज़ की बातें करते थे, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बातें करते थे, आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। तो आज खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को इतना बड़ा चैलेंज दे दिया, उसके बाद भी आप इमरान खान साहब के कैंप में नहीं खड़े हो रहे जाके। आपका तो ज़मीर ही मुर्दा है, आपको तो शर्म ही नहीं आती, आप तो लिफाफा ले चुके हैं। तो आज ज़रा इस बात को एड्रेस करते हैं कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की ये जो सो कॉल्ड जंग जारी है मुल्क के अंदर, जिसमें हमें ये भी नज़र आ रहा है कि एक तरफ से इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, इलेक्शन डिले हो रहे हैं, 90 डेज से आगे जाने की तारीख दी जा रही है जो कि अटरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून की खिलाफ वर्जी है। ये सारा कुछ होते हुए अगर इन दोनों में से खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट से कोई एक फरीक जीतता है तो फ़ायदा किसका होगा और इस जंग का पॉइंट क्या है, ज़रा इसकी बात करते हैं आज। तो पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि ये सिविलियंस की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जंग नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट के दो धड़े आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब हैं जिनकी सारी सियासत इस्टेब्लिशमेंट की 30-40 साल की जो बयानिया तश्कील देने की मेहनत थी उस पर बेस्ड है। तो 30-40 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने जो सारी पाकिस्तान के अंदर मेहनत करके जहन साजी की और जो जहन पैदा किए, इमरान खान साहब की सारी सियासत उस जहन की अक्कासी है, वो उससे मुख्तलिफ नहीं है। वो इस तरह से कि पहली चीज़ जो इस्टेब्लिशमेंट ने मेन स्ट्रीम की वो ये की कि सारे पॉलिटिशियन चोर हैं और पार्लियामेंट बकवास है, वो रबर स्टैंप है, वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। हर फैसला सड़क पे करो, जत्थे लेके रोड पर आओ और तुम्हारे खिलाफ जितनी भी FIRs हो जाएं, अगर तुमने फैसला कर लिया कि नहीं नहीं मेरा मूड नहीं है गिरफ्तारी देने का, तो गिरफ्तार नहीं हो सकते। बेशक मैं मानता हूं कि सारे केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे बेस्ड होंगे, लेकिन अदालतों के दरवाजे तोड़ देना, जत्थे लेके कोर्ट्स में पेश होना, जिस तरह से राइट विंग ग्रुप होते हैं अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, अगर एक जज ने फैसला लिखना है और बाहर 2000 लोगों का क्राउड खड़ा हुआ है, उससे क्या फैसला होगा आप बताएं? उसके बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, या फिर उसको सोशल मीडिया पे जो गंदी गालियां दोगे उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा फैसला? उसका बिल्कुल होगा। ये कल्चर इस्टेब्लिशमेंट ने परवान चढ़ाया और इसको गले किसने लगाया? इमरान खान साहब ने। कि बाहर पुलिस खड़ी हुई है और आधी रात को ट्वीट क्या हो रहा है, जमान पार्क पहुंचो। ओ भाई, मैं कर सकता हूं इस तरह? अगर मुझे कोई अरेस्ट करने के लिए आ गया है, आपको कोई अरेस्ट करने के लिए आ गया है, तो मैं ट्विटर पे ट्वीट कर दूं कि मेरे सारे फॉलोअर घर के बाहर इकट्ठे हो जाएं, वो जत्था लेके पहुंचे, पुलिस पे हमलावर हो जाएं और अरेस्ट हो ही ना। स्टेट की रिट वहीं पे ख़त्म हो जाती है जब ऑफिसर ऑफ द लॉ अपने हाथ में एक वारंट लेकर आता है, या फिर वो FIR की तामील करवाने के लिए या फिर कोर्ट ऑर्डर की तामील करवाने के लिए आता है, जिसमें आर्ग्यूमेंट ये है कि नहीं वो तो बेल हुई हुई थी। तो हर बात को झुटला के उसको सच में तब्दील आप बेवकूफ़ों के सामने कर सकते हैं, हमारे सामने नहीं कर सकते। तो ये जत्थों की सियासत इस्टेब्लिशमेंट ने परवान चढ़ाई। TLP बनाई अभी कुछ अर्सा पहले, उससे पहले 80s से लेके अब तक सियासी पार्टियां बनाते गए। तो पहली बात तो यह है कि खान साहब खुद इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रहे हैं। दूसरा बड़ा फ़र्क क्या था जिसमें हम कोई डिफरेंस निकालते खान साहब में और इस्टेब्लिशमेंट में, वो था कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट, आइन की बालादस्ती और आइन को रिस्पेक्ट करना, मुकद्दम समझना। वो भी दोनों में जितनी इज्जत इस्टेब्लिशमेंट आइन की करती है उतनी खान साहब करते हैं। और उसका एविडेंस आप कहेंगे क्या है? उसका एविडेंस ये है कि खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन के वैसे ही खिलाफ हैं, ऑन रिकॉर्ड बयान दे चुके हैं कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वो सदारती निज़ाम जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे अयूब साहब के बाद और याया खान साहब के अंडर, वो सदारती निज़ाम जिसके होते हुए 1 यूनिट बना, शेख मुजीब साहब को भी जेल में डाला गया। इसके अलावा एब्डो कवानीन अयूब साहब ले आए, इलेक्टिव बॉडीज़ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, जिसके तहत सियासत में हिस्सा लेना ही बैन कर दिया तमाम सियासी रहनुमाओं को। वो सदारती निज़ाम जिसके तहत शदीद सेंसरशिप पाकिस्तान के अवाम ने देखी, ज़िया साहब के दौर में कोड़े खाए, ठीक है।
वो सारा कुछ होते हुए भी खान साहब किसके हामी हैं? सदारती निज़ाम के। और किसके दुश्मन हैं? 18वीं तरमीम के। ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं उनके सारे पार्टी के मेंबर्स कि 18वीं तरमीम इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि वो सेंटर को कमज़ोर कर देती है। तो वफाक जब भी पाकिस्तान में मजबूत होता है तो ऐसी मर्डरस रजीम्स आती हैं, ऐसी तबाहकुन रियासतें आती हैं, ऐसे तबाहकुन लीडर आते हैं जो कि लिमिटलेस पावर से आवाम के गले पे चढ़ चढ़ के छुरी चलाना शुरू कर देते हैं, जो कि यहाँ होता रहा। 18वीं तरमीम ने मार्शल लॉज का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद किया। उसने ट्रिकल डाउन अफेक्ट पावर का इंश्योर किया। उसने सूबों को ऑटोनमी दी। उसने तालीम के, हेल्थ के फ़ैसले सूबों को करने का इख्तियार दिया। उसने सूबों तक फ़ंड्स को पहुँचाया। और उसने विफाक में ऊपर बैठे एक शख्स को तमाम फ़ैसलों का हकदार समझने से रोक दिया। उस 18वीं तरमीम के सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी सिस्टम में जो है वो तहरीक इंसाफ है। आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू अगर आपको लगता है ना मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे बहुत से इंटरव्यू मिल जाएंगे जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम में पाकिस्तान के लिए बेहतरी है और मैं तो उसका हामी हूँ। और फैज़ साहब वाले ग्रुप के आने का मकसद ही ये था, बहुत से सहाफ़ी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं, सैकड़ों रिपोर्ट्स इस पे आ चुकी हैं, सैकड़ों आर्टिकल लिखे जा चुके हैं जिसमें कहा गया कि फैज़ साहब वाले ग्रुप का मकसद ही ये था कि खान साहब को साथ मिला के चाइना या फिर टर्की के मॉडल पे एक प्रेसिडेंशियल निज़ाम लाया जाए, अपोजिशन को डालें जेल के अंदर और सुकून से 10 साल के लिए रूल करें। ये आपका प्रोजेक्ट था और आप हमसे गालियां दे के ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप सपोर्ट करो खान साहब को। क्यों करें भाई? दोनों तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, दोनों बयानी इस्टेब्लिशमेंट के हैं। तीसरी मेहनत इस्टेब्लिशमेंट ने क्या की 30-40 साल में? सियासत में मज़हब की आमेजिश और उससे आवाम को बेवकूफ़ बनाना। इससे ज़्यादा इस्तेमाल मज़हब में ज़ियाउल हक साहब के बाद किसी ने नहीं किया जितना इमरान खान साहब ने किया। मेरी वीडियो देख लीजिए इस्लामिक टच वाली। कंटेनर पे खड़े होकर कह रहे हैं कि एक कलमा सुना दें ज़रा आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना टीरियन वाइट केस का पता नहीं है, उसका जवाब नहीं है आपके पास, लेकिन होलियर देन हेवन बनने में आपसे बड़ा कोई है ही नहीं इस टाइम। तो जितना आपने सियासत में मज़हब का इस्तेमाल किया, ये 30 साल की इस्टेब्लिशमेंट की मेहनत ये थी कि बेवकूफ़ ज़िया साहब ने इसी बात पे बनाया था कि हमने मुजाहिदीन को भेजा ही इसलिए कि वहाँ मुस्लिम भाई बैठे हुए हमारे, लेकिन असल वजह क्या थी? डॉलर जेब में डालने थे। तो वो सारा बयानिया सियासत में मेन स्ट्रीम दोबारा किसने किया? 90s का नवाज शरीफ दोबारा कौन बना? इमरान खान साहब बने। अब आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट इनको सपोर्ट करो, तो भाई ये बयानिया इस्टेब्लिशमेंट का जो खान साहब लेके चल रहे हैं, इसके अंदर कोई एक फ़र्क बता दीजिए जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स से मुख्तलिफ बात है। फिर दूसरी चीज़ ये कि इस्टेब्लिशमेंट का एक और तरीक़ाकार हमेशा बात करने का रहा है कि वो फोर्स से मसले हल करवाने पे यकीन करते हैं, और खान साहब ने भी यही किया। और वो ये कहते हैं कि 500 या 5000 लोगों को फांसी दे दो, मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। टॉक शोज़ तो वैसी बकवास होते हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। पीका लॉ की सज़ा बढ़ा दी, अब सार आलम को गोलियां लग गई, उस पर कहा ये कौन है मुझे पता ही नहीं है। आपके दौर के अंदर डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भी पाकिस्तान नीचे गया। जिस करप्शन का बयानिया आप लेकर आए हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट का तश्कील करता है। इस्टेब्लिशमेंट ने लंबी मेहनत की है इस बात के ऊपर कि हर सियासतदान चोर है, हर सियासतदान चोर है सिवाय हमारे। तो ये बयानिया पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम किसने किया है? इमरान खान साहब ने किया। उनके आसपास जितने चोर खड़े होते हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली ब्रेन वॉश कर दिया कि मेरे अलावा ये लकीर जो मैं खींच दूंगा, इसके उस पार जो भी खड़ा होगा वो चोर डाकू है। मेरे कैंप में जागीर तरीन भी था, पहले अलीम खान भी था, जिनकी आटे चीनी की रिपोर्टों में नाम आए, और उनको आपने करप्शन के बयानिए पे निकाल दिया। असल बात इस्टेब्लिशमेंट वाली थी अंदर से, जिनकी गाड़ियां आप चलाते रहे। अब भी महमूद खान साहब आपके साथ ही हैं, ठीक है। अब भी और इस तरह के हज़ारों लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात करते हैं, लेकिन फॉरेन फंडिंग का केस आपका क्या है वो भी आपको मालूम है। तो ये सारे बयानिए इस्टेब्लिशमेंट के ही हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में घुस के किसी को सपोर्ट करती है। खान साहब का गिला भी यह है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। तो फिर आप जब कहते हैं कि इन दो पार्टीज में से ये हकीकी आज़ादी की जंग हो रही है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हक में नहीं हो रही। दोनों में से जो भी जीता, हार आइन की और कानून की होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों तरफ इस्टेब्लिशमेंट के दो धड़े हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, और इसका आपके मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कल इनकी हुकूमत आ जाए, ये इससे बेहतरीन किसी को पेंट ही नहीं करेंगे जितना ये इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करेंगे। कल इनसे डील हो जाए तो इनसे ज़्यादा कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट शख्सियत आपको पूरे मुल्क में मिलेगी ही नहीं, जिस तरह नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने किया।
कि पिछले चंद सालों में आपको नजर आया कि उन्होंने वोट को इज्जत दो की बातें की, आज हुकूमत मिली है सब खामोश हो गए। बाजवा साहब का नाम नहीं ले रहे, कह रहे हैं फैज का कोर्ट मार्शल कर दो। और ये सो कॉल्ड एंटी इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई वाले ये क्या कह रहे हैं, बाजवा का कोर्ट मार्शल करो, फैज का नहीं करना। हर किसी के अपने अपने पसंदीदा जर्नैल हैं, तो जिसका पसंदीदा कोई जर्नैल हो और जिसका अपने अपने जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे अपने रखे हों उन्होंने, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हक में होते हैं। किसने एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को? 6 साल का रूल किसने किया उनका यहाँ पे? खान साहब ने किया। किसने प्रेसिडेंट सेट किया कि अब जो भी आए वो 6-7 साल से पहले जाए ना? खान साहब ने किया। एजाज सैयद साहब रिपोर्ट कर चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर ऑफिस बनाया हुआ था इंटेलिजेंस का आपने। किसके दौर में? इमरान खान साहब के दौर में। किसने कहा कि मेरे फोन टैप होते हैं, होने चाहिए? इमरान खान साहब ने कहा। किसने कहा कि बिल पास करवाने के लिए मैं एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लेता हूं और एजेंसीज को कॉल करता हूं कि बंदे पूरे करा दो? खान साहब ने कहा। एक चीज बताएं जो जमहूरी उस इंसान ने अपने दौर के अंदर की हो। सारे एस्टैब्लिशमेंट के बदनुमा चेहरों को लाके अपने पार्टी पे मुसल्लत कर दिया, अनइलेक्टेड लोगों से गवर्नमेंट चलवाई। ये कौन है हफीज शेख, ये कौन है शौकत तरीन, फवाद चौधरी साहब या दीगर सियासी रहनुमा, सारे ये कौन थे, कहां से आए थे? सारे एडवाइजर थे मुशर्रफ साहब के अंडर या किसी और रजीम के अंडर। कौन लेके आया उनको? खान साहब लेके आए। और अब कह रहे हैं हम एंटी स्टैब्लिशमेंट है, हम हकीकी आज़ादी की जमहूरी जंग लड़ रहे हैं अवाम के लिए। तो भाई दोनों तरफ एक ही तरह के ग्रुप हैं, कोई फ़र्क इसमें से तलाश करें और फिर हमसे मुकदमा लड़ें कि इनमें फ़र्क क्या है, हम क्यों सपोर्ट करें उनमें से किसी एक को। फिर दूसरी बात ये करते हैं कि ऐसा जुल्म और सितम आज तक किसी पर नहीं हुआ जो कि हो रहा है आजकल, और वो इसीलिए कि हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, वो सब हो रहा है। तो भाई कोई तारीख पढ़ लो, 2018 से पहले तो आपकी आंखें वैसे ही बंद हैं कि पॉलिटिक्स शुरू भी हुई थी या नहीं हुई थी। ये 50 से शुरू हो गया था काम। पहले दिन से सिविल लिबर्टीज इस मुल्क में इंश्योर्ड नहीं थी। कब से बाचा खान साहब को जेल हुई आपको नहीं पता? आधी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजार दी। और उनके लिए किसने बात की आजकल के? ये तब से शुरू हुआ है सारा जेलों में डालने का सिलसिला, किसी ने नहीं की। इसके अलावा लाहौर मार्शल लॉ जब लगा तो फसाद हुए सारे मुल्क के अंदर, उसको किसने कंट्रोल किया? आके फौज ने किया, जनरल आजम खान ने किया। एब्डो कवानीन के अंडर सारे सियासतदानों को गद्दार करार देके जेलों में डालने का सिलसिला शुरू हो गया। सदर ने किया, अयूब खान ने किया, फातिमा जना को गद्दार करार दे दिया। 70s में आ जाए तो भुट्टो साहब ने जो है वो अपोजिशन को जेल में डाल दिया। नेशनल अवामी पार्टी की गवर्नमेंट को जो है वो ख़त्म कर दिया। इवन आसमा जहांगीर साहिबा के वालिद को जेल में डाल दिया। लेफ्ट के पॉलिटिशियंस को जेल में डाल दिया। उसके बाद में ज़िया साहब आ गए, उन्होंने भुट्टो को लटका दिया। 15 लोगों ने जनाजा पढ़ा रात की तारीखी के अंदर, और ये ऑर्डर पास किया कि इसकी शलवार उतार के चेक करो कि ये मुसलमान था या हिंदू था। इस हद तक रिप्रेशन। हसन नासिर शहीद की तरह के एक्टिविस्ट यहाँ पर लाहौर फोर्ट के अंदर, जो लाहौर का किला है, उसकी जेल में कीलों से बांध के फांसियां दी उनको। आपको लग रहा है कि आज से रिप्रेशन शुरू हुआ है, आज से तशद्दुद शुरू हो गया, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। हमारी जहां से सियासत शुरू होती है वहीं से फाशिज्म शुरू होता है, इससे पहले था ही नहीं। आगे चलें जाए, ज़िया साहब के दौर के अंदर MRD की तहरीक चलती है, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी, 83 की बात कर रहा हूं। उसके अंदर कितने अरेस्ट होते हैं? तकरीबन 40,000 कारकुनान को अरेस्ट किया जाता है। गनशिप हेलीकॉप्टर से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसके अंदर तकरीबन 30 कारकुनान की मौत होती है। 300 स्टूडेंट लीडर्स थे, तालिब इल्म थे, जो डायरेक्ट गोलियों का निशाना बन के जख्मी हुए। और इसके अलावा क्या किया जी? जेल भरो तहरीक, जिसका आज आपने बड़ा चौड़े होकर ऐलान किया और 2 दिन में हवा निकल गई थी आपकी। ये असल में 1983 में MRD के अंडर शुरू हुई थी। अदालतों के अंदर पेश होकर GA भुट्टो के नारे मारते थे पीपल्स पार्टी के कारकुनान, और उसके बाद में 5 से 10 साल से कम किसी एक को सजा नहीं हुई। आप तो 8 दिन में बाहर आ गए। कोई कह रहा है बवासीर है, कोई कह रहा है कोई और मसला है, और आपने तो गिरफ्तारी दी ही नहीं। जेल भरो तहरीक के ऐलान से अगले दिन खान साहब माशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट से 2 बेलें लेके जमान पार्क में रात को सो रहे थे। ये आपका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया और इनकलाबी तहरीक है आपकी, जिसको आप सपोर्ट करने की बात करते हैं। इसके अलावा खवातीन को कोड़े पड़े। ज़िया साहब के दौर के अंदर सहाफ़ियों को चौराहे में खड़ा करके कोड़े मारे गए, सिर्फ रिपोर्टिंग की बेस के ऊपर। जो खातून 4 गवाह पेश नहीं कर सकी, उसके ऊपर जना के मुकदमे कर दिए। कानून शहादत के खिलाफ तहरीक चलाने पे वुमेन एक्शन फोरम, जो कि WAF के नाम से तंजीम थी, लाहौर में खवातीन ने लाहौर हाई कोर्ट तक रैली निकाली। पुलिस वालों ने 1-on-1 जाके उनके कपड़े फाड़े और डंडे मारे उनके सरों के ऊपर। 200 खवातीन वो जुल्म बर्दाश्त करती हुई पहुंची वहां पे।
आपको तो पता ही नहीं कि इससे पहले कौन सी तहरीक चली थी जिंदगी में। आपको लगता है कि हम ही आके कोई जूलियस सीजर बन गए, इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। तो ये ज़िया साहब के दौर की कारस्तानी है। फिर 90s के अंदर भी कराची के अंदर ऑपरेशन हुए। बेशक बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी MQM, लेकिन जो इनोसेंट वर्कर्स बहुत से थे उनके सरों में ड्रिल मशीनों से सुराख किए यहाँ पे। किसने पूछा कौन मरा कौन नहीं मरा? उसके बाद में मुशर्रफ साहब के दौर में फाटा वजीरिस्तान के अंदर क्या हुआ, जाके पूछो, किसी बच्चे की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, लैंडमाइन पे पाँव आता है, आज़ा उड़ के बिखर जाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन भुट्टो साहब ने किया उसमें हज़ारों लोगों की आज तक लाशें शायद बरामद नहीं हुई होंगी, मैस ग्रेव्स निकलती हैं आज तक वहाँ पर। इस तरह का रिप्रेशन है। तो आपकी हर जगह से आंखें बंद हैं। और FIA एक सहाफ़ी को एक दिन के लिए उठा के लेके जाती है या किसी और को, आप कहते हैं कि जुल्म का पहाड़ टूट गया क्योंकि खान के घर के बाहर पुलिस आ गई। इनकी जुर्रत कैसे हुई? तो इससे पहले होता क्या रहा है ये देखा है आपने? जलसों के अंदर सियासी लीडरों को गोलियां मार के ख़त्म कर दिया। लियाकत अली खान साहब से शुरू हुए और कहाँ तक पहुँचती है ये बात बेनज़ीर भुट्टो तक। तो अगर आपको लगता है कि आप पहले ये ऐसे मोहरे हैं जिसका इस्तेमाल ख़राब हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट आपके ख़िलाफ़ हो गई और रिप्रेशन शुरू हो गया, तो पहले तारीख पढ़ लें थोड़ी सी। हम तो ये बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत के अंदर ख़त्म हो, और आपका मुकदमा ये था कि वो आके हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए बाजवा को गालियाँ दो और ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना होता है, और फैज़ साहब को ग्लैमराइज करो और ग्लोरीफाई करो। अब इस सारी बात का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इस फजूल जंग के अंदर पढ़ के अपनी एनर्जीज को ज़ाया करने वाला हर इंसान अहमक और बेवकूफ़ है, क्योंकि ये दोनों धड़े ही अवाम के ख़िलाफ़ हैं। इन दोनों धड़ों की सारी जंग ही ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक धड़ा किसी तरह इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँच जाए। परवेज़ इलाही साहब जिस पार्टी के सदर बन गए हैं, जो कि किंग्स पार्टी काफ लीग मुशर्रफ की बनाई हुई बाकियात, जो कि सबसे लो क्वालिटी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में करती है, जो खुल के कहती है कि सब काम फौज करती है और हमारा काम उनकी बात मानना है, उसको आपने प्रेसिडेंट लगा दिया। नए चेहरों की पार्टी थी 2013 में, बयानिया ये था कि नए चेहरे होंगे, और इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बदनुमा चेहरा प्रेसिडेंट बना के लॉन्च कर दिया। और आप हमसे कह रहे हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट जंग लड़ रहे हैं, हमें सपोर्ट करो। तो बात यह है कि यह फाशिज्म दोनों तरफ है। इलेक्शन का डिले होना बिल्कुल फाशिज्म है। शहबाज शरीफ साहब को रिज़ाइन करना चाहिए इस बात के ऊपर अगर इलेक्शन इंश्योर नहीं होता। PDM की हर जमात मुजरिम है कॉन्स्टिट्यूशन की अगर वो 90 डेज में इलेक्शन नहीं करवाती, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रोल बैक करने का जवाब है। ज़ियाउल हक ने भी यही कहा था, मुशर्रफ ने भी यही कहा था कि मेरा नहीं दिल चाह रहा, अभी हालात ठीक नहीं है, नहीं कराने इलेक्शन। अगर ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो इसका मतलब क्या है कि आने वाली कोई भी हुकूमत होगी वो अपनी मर्जी से इंतखाब करवाएगी, 8 साल बाद कराए, 10 साल बाद कराए। असल वजह क्या है? ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ढांचा है वो तब्दील हो, चीफ जस्टिस चेंज हो जाएं और प्रेसिडेंट चेंज हो जाएं, उसके बाद कोई बात होगी, ताकि हमारी मर्जी का जो है वो सेटअप आएगा और फिर बात होगी, फिर इलेक्शन करवाएंगे। अभी हालात गैर मुनासिब हैं। और दूसरी तरफ ये धड़ा जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक दो, सदर का निज़ाम लेके आओ, किसको सपोर्ट करेंगे आप बताएं? तो पॉइंट ये है इस वीडियो का कि थॉट की क्लैरिटी आए कि ये सारी जंग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। ताकतवर हलकों के दो जो हैं वो ग्रुप्स बने हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, खूनखार हो चुके हैं, और सिर्फ इनकी राल टपक रही है कुर्सी के लिए। इन दोनों में से कोई एक भी आपका हामी नहीं है। और असल मसला ये है कि ये अशराफिया की अंदरूनी जंग है। अवाम वहाँ बेवकूफ़ी करती है जब वो इनमें से किसी एक के लिए जान देने के लिए सड़कों पे आ जाती है, और मिलता कुछ नहीं है किसी को, ना ही मिलेगा। तो तकाजा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करने वाला कोई भी शख्स इस जंग में किसी एक फरीक का भी साथ नहीं दे सकता। असल पॉइंट ये है कि क्रिटिसाइज़ करें, इनको एक्सपोज करें, और इलेक्शन का मुतालबा भी करें, करंट गवर्नमेंट से रेजिग्नेशन का मुतालबा भी करें, और खान साहब की कल्ट को भी तोड़ें, ताकि जो मिडिल क्लास पाकिस्तान ने डिलूजन पाल ली है कि ये इंसान पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है, उसके पास दरअसल कोई सलूशन नहीं है। अभी जो 10 नकात जनाब ने पेश किए हैं इकॉनमी को ठीक करने के लिए, उसमें करप्शन को भूल ही गए। 30 साल रट लगाई रखी और एंड पे करप्शन याद नहीं रही कि उसका क्या करना था, याद ही नहीं रहा मुझे। तो ये जनाब की क्लैरिटी ऑफ थॉट है। तो पॉइंट ये है कि इन सारे लोगों को एक्सपोज करना हमारा, तो हमने समझा कि फ़र्ज़ है। आप नहीं समझते तो सपोर्ट कीजिए उनको। जो सियासी लीडरान के मोहब्बत में मर मिटती है ना जो कौम, उसका मुकद्दर सिर्फ तबाही होता है, क्योंकि सियासतदानों को सपोर्ट नहीं क्रिटिसाइज़ करना होता है। थैंक यू।